नमस्कार मित्रों, आइए आपका एक नए क्लास में स्वागत है। तो हम प्रीवियसली जहाँ तक बात कर चुके थे वो हम बैंक्स की पे बात कर चुके थे और अनुसूचित बैंकों के बारे में हमने क्लासिफिकेशन कर ली थी। हमने उसके अलावा आरआरबीज़ की बात कर ली थी और उसके बाद हमने कोऑपरेटिव बैंक की बात भी कर ली थी और हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग की बात भी कर ली थी और नरसिंघम कमेटी की बात कर ली थी। प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग के एरियाज़ की बात कर ली थी। अब हमें महत्वपूर्ण शब्दावलियों पे बात करनी थी। तो आइए हम जिस पहले महत्वपूर्ण शब्दावली पे बात करते हैं वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अर्थात गैर निष्पादनकारी संपत्तियाँ। तो एनपीए बैंक द्वारा दिए गए उस ऋण को कहते हैं जिस पर मूलधन एवं ब्याज की प्राप्ति लगातार 90 दिनों तक न हो पाए और अगर वह बैंक एनबीएफसी है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, तो उसके लिए यह 190 दिनों का होता है। यानी 190 दिनों तक अगर दिए गए ऋण पर न ब्याज प्राप्त हो न मूलधन प्राप्त हो तो उसे कहते हैं गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ। आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार एक बैंक अपने एनपीए को 3 हिस्सों में डिवाइड करती है। एक अवमानक परिसंपत्ति, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट यानी संदिग्ध परिसंपत्ति। तीसरा लॉस एसेट या डूबी हुई परिसंपत्ति। तो अगर कोई ऐसा ऋण जिसमें 90 दिन से लेके 12 महीने तक उस पे किसी प्रकार का ब्याज या मूलधन प्राप्त न हो रहा हो, तो ऐसे परिसंपत्ति को, ऐसे बैंक ऋण को अवमानक परिसंपत्ति कहते हैं। यानी हमें डर है कि वह वापस नहीं मिलेगा। और यदि एनपीए 12 महीने से ज़्यादा और 3 साल से कम यानी 3 साल तक हो तो ऐसी परिसंपत्ति को संदिग्ध परिसंपत्ति कहते हैं। और अगर कोई परिसंपत्ति पर 3 वर्ष या इससे ज़्यादा का एक लंबा समय हो गया जिसमें ब्याज नहीं मिला, न ही मूलधन की वापसी हुई, तो ऐसी परिसंपत्ति को डूबी हुई परिसंपत्ति कहते हैं। बैंक के ये एनपीएज हैं, उनके लिए बैंक क्या करती है कि अपने पैसे में से कुछ पैसा बचा के रखती है कि अगर ये परिसंपत्ति डूब गई या समाप्त हो गई तो मैं अपनी कमाई में से एक भाग रखूँगा, जिससे क्या होगा कि अगर जो बैंक की परिसंपत्ति है वो कहीं ना कहीं से बैंक ने ऋण लिया है, यानी किसी ने बैंक के पास जमा किया है, अगर वह ऋण वापस मांगने आ जाए तो बैंक के पास उतना पैसा होना चाहिए। तो इस ऋण के लिए जो राशि दी जाती है उसे कहते हैं पूर्वोपाय, अर्थोपागम पूर्वोपाय। यानी अपने जो एसेट है वो डूब गया है उसके लिए पूर्वोपाय करना चाहिए। अगर सब स्टैंडर्ड एसेट है तो अगर बैंक जब लोन देता है आपको तो बैंक लोन की कराता है बीमा। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को बैंक जब लोन देता है तो उसका बीमा कराता है, लेकिन अगर कोई उद्योगपति है जिसका क्रेडिट रेट हाई है तो उसको जब बैंक लोन देता है तो उस ऋण का वह बीमा नहीं कराता। तो अगर कोई ऋण बीमित है तो उसका 15% और अगर बीमित नहीं है तो 25%। जब वह अवमानक परिसंपत्ति हो जाएगा तो अपने कमाई में से वह बैंक उतना निकाल देगा। यानी अगर ऋण 100 रुपये है, टोटल ऋण 100 रुपये है, तो अगर उस ऋण में जो है वो सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया, तो अगर वह बीमित है तब 15 रुपये और बीमित नहीं है तो 25 रुपये
बैंक अपनी कमाई का भाग निकालेगा, अपने एसेट का नहीं, कमाई का। ठीक है। और उसके बाद अगर एनपीए दूसरे श्रेणी में चला जाए अर्थात संदिग्ध परिस्थिति में हो जाए, तो बैंक जो है, जो एनपीए हो गई जो राशि, उसका 40% भाग अलग निकाल देगा। और यदि एनपीए तीसरे श्रेणी में चली गई यानी लॉस असेट हो गया, तो उसके लिए जो अर्थोपाय पूर्वोपाय है उसके लिए 100% यानी अगर 100 रुपये है लोन, तो उसके 100 रुपये के बराबर बैंक अपने पास परिसंपत्ति रख लेगा। और जो यह परिसंपत्ति रखेगा उसका यूज़ बैंक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बैंक जो है उसको रखेगा कि अगर यह डिफ़ॉल्ट हो जाता है, सामने वाला कोई व्यक्ति है जो लोन नहीं देता है, तो उस स्थिति में वह बैंक एक ऐसी सिचुएशन में होगा जहां उसके पास में अगर डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, तो वो अपने पैसे को फ्लो कर सकता है। तो एक तरफ से बैंक को दोहरा नुकसान होता है। एक तो जो उसका लोन गया, जो पैसा डूब गया, और दूसरा जो कि बैंक के पास में जो पैसा तो है पूर्वोपाय के रूप में रखा गया है, तो वो भी वो यूज़ नहीं करेगा। अगर बैंक किसी को लोन देता तो बैंक क्या करता, उससे एक सर्टेन अमाउंट का पैसा लेता यानी ब्याज लेता, लेकिन बैंक वो भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन सामने बैंक को ब्याज लगातार देना है। तो अगर हम देखें तो पूर्वोपाय में जो परिसंपत्ति बैंक निकाल दिया, वह परिसंपत्ति नेट या निवल एनपीए कहलाएगी। लेकिन अगर ऋण को, चूँकि ऋण भी एनपीए हो गया और पूर्वोपाय भी हमने निकाल दिया, यानी अब उसका भी हम जो है ब्याज नहीं ले पा रहे हैं, वो भी रखे हुए, उसका कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसे कहते हैं ग्रॉस एनपीए, सकल एनपीए। ठीक है। तो ये रहा एनपीए। अब आइए कुछ और हम बात कर लेते हैं राइट ऑफ अ लोन। अक्सर आप लोग सुनते हैं कि बैंकों ने लोन माफ़ कर दिया, तो वो माफ़ नहीं होता, वो राइट ऑफ होता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अक्सर ये चर्चा में रहता है, तो पीटी में पूछे जाने की संभावना है। देखो बैंक क्या करती है कि जब कोई लोन है उसे लगातार अपने बैलेंस शीट में दिखाती है कि इतना हमारी जो परिसंपत्ति है वो एनपीए हो गई है। ठीक। अब वह क्या करेगा कि जो इन्वेस्टर होगा वो ये समझेगा कि ये एनपीए जो तो है, लेकिन बैंक ने इतना ही पैसा रिजर्व करके भी रखा है जिसका यह क्या कर रहा है, जिसका यह यूज़ नहीं कर रहा है। अब जब यूज़ नहीं कर रहा है तो ऐसे में क्या होगा कि बैलेंस शीट ये दिखाने लगेगी कि बैंक का इतना परसेंट हिस्सा, इतना परसेंट जो पैसा है वो बैंक मार्केट में नहीं फ्लो कर रहा है। यानी अब बैंक एनपीए अपने बैलेंस शीट में दिखा रहा है, यानी बैंक की जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित हो रही है, इसलिए बैंक्स के शेयर लगातार डाउन होते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करता है बैंक राइट ऑफ करने का मतलब ये होता है जो एनपीए है बैंक का वह अपने घाटे में दिखाता है, एनपीए को अपने घाटे में दिखाता है और उसे अपने बैलेंस शीट से हटा देता है। यानी अब एनपीए को बैंक अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखाएगा, वो है तो एनपीए ही, लेकिन बैंक उसे अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक ने उसे अपने घाटा डिक्लेयर कर दिया। एक बार घाटा डिक्लेयर कर दिया तो ठीक है, एक बार जो होना था वो हो गया। बार बार बैंक को उस अपने बैलेंस शीट पर ये नहीं दिखाना पड़ेगा इतना एनपीए है, इतना एनपीए है, इतना एनपीए है। तो इससे बैंक का जो बैलेंस शीट है वो अच्छी हो जाएगी और बैंक का स्वास्थ्य अच्छा दिखने लगेगा।
और जो पूर्वोपाय के रूप में जो राशि रखी थी बैंक ने, वो अब बैंक यूज़ कर सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि बैंक को दोहरा फ़ायदा होगा। एक तो बैलेंस शीट उसकी अच्छी हो जाएगी, तो उस पर उसको इन्वेस्टर अच्छे मिलेंगे, और दूसरा जो बैंक ने पूर्वोपाय में पैसा रखा था वो भी क्या करेगा, यूज़ कर सकेगा, और जिसे वो फिर से लोन देगा, फिर कमा भी सकता है। ठीक है, तो ये तो राइट ऑफ अ लोन। अब हम दूसरी शब्दावली जो समझेंगे वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया की समझेंगे, जिसको हम सिविल कहते हैं। सिविल, आप कभी भी लोन वगैरह लेने जाएं तो आपके सिविल को लोग जांचते हैं कि आपका सिविल स्कोर कितना है। तो सिविल स्कोर होता क्या है? बेसिकली सिविल एक निकाय है जो कि भारत में प्रत्येक ऋणी का संपूर्ण जानकारी अपने एक वेबसाइट पर जारी करती है। इन जानकारियों में ऋण की राशि, जन्म तिथि, पता, पैन, पिता का नाम इत्यादि होता है। और ऋण लेकर उसकी वापसी समय से न करने की स्थिति में ऋणी की क्रेडिट यानी क्रेडिट रेटिंग प्रभावित होती है। सिबिल एक श्रेणी में साख का निर्धारण करता है, यानी 900 अंकों में वह क्या करता है, साख का निर्धारण करता है। 900 नंबर में ये इनकी क्या स्थिति है, कितना नंबर, जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना अच्छा आपका सिविल होगा। और सामान्यतः अगर आपका सिविल 750 अंकों से नीचे है तब आपको बैंक से लोन ले पाना बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे अगर आप समय समय पर अपने सारे लोन लिए हो, समय समय पर EMI दे दिए, या निश्चित समय में अपने बैंक को अपनी सारी सब जो जितने भी अपनी क्रेडिट है वो सब दे दी, तो इससे क्या होगा कि आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो जाएगी। यानी बैंक आपको लगातार लोन देने के लिए फ़ोन करेगा वो जो है, और कहेगा कि आप लोन ले लीजिए, और आपको आसान शर्तों पे लोन मिल जाएगा। तो ये सारी जानकारी सिविल के माध्यम से बैंक जो है, एक निकाय है जिसका नाम ही सिविल है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी वेबसाइट पर मिल जाती है। ठीक है, आइए एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी ARC के बारे में अब बात करते हैं। हमारा अगला शब्दावली है। तो इसकी स्थापना 2002 में हुई, और एक एक्ट के माध्यम से, ठीक है। और ARC बैंकों में जो NPA है, जो मैंने कहा था ना कि बैंक क्या करती है, NPA को राइट ऑफ कर देती है। अब NPA को राइट ऑफ कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि बैंक अपना वो पैसा भूल गया। ARC इन्हें बैड बैंक भी कहती है, इसे बैड बैंक भी कहा जाता है, बैड बैंक भी कहा जाता है। ये क्या करती है, बैंकों से लोन खरीद लेती है। अब बैंकों से लोन खरीदने का क्या मतलब है, अगर बैंक का लोन 100 रुपये टोटल हुआ तो ARC कोशिश करेगी बारगेनिंग रेट पे 75 रुपये में, 70 रुपये में, अधिकतम 80 रुपये में क्या करे, 80 रुपये बैंक को दे और वो लोन अपने जो है खरीद ले। अब ARC क्या करती है, आपके फेसबुक, ट्विटर, आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हर जगह से वो आपका पता लगाना शुरू करती है। और पता लगाकर वह क्या करती है कि आपको, जैसे आपकी संपत्ति कोई है जो आपने गिरवी रखी, तो बैंक नहीं जाएगा आपका वो करने, नीलामी करने, नहीं, ARC जाएगी नीलामी करने। अब अगर आप कोई ऐसी परिसंपत्ति गिरवी रखे हैं जो कि फ्रॉडफुल है, तो वो आपको पकड़ने की कोशिश करेगी। आप कहीं भी हो, आप किसी भी माध्यम से वो आपको पकड़ने की कोशिश करेगी, और एक बार अगर वो पकड़ लिया तो लगातार जो है वो आपसे पैसा वसूल करेगी, जब तक कि मतलब ARC आपके घर का बकरी, गाय, भैंस, जो है अगर आपने ज़मीन गिरवी रखी है, सब कुछ वो बेच देगी अपना पैसा वसूल करने के लिए। ये अब बैंक नहीं करती। तो ARC का इसीलिए इसे बैड बैंक कहते हैं कि भैया ये तो भैया पैसा वसूल लेंगे। ठीक है, तो अगला जो हमारा ये है ARC, यानी
यह बैंकों से एनपीए खरीदती है और उसे लोगों से क्या करने की कोशिश करती है, फिर से वसूलने की कोशिश करती है। अगला जो हमारा पॉइंट है, पब्लिक सेक्टर एसेट रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी पारा। ये 2016-17 में भारत सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में पारा को भी इंट्रोड्यूस किया। अब जो एआरसी था वो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के लोन को खरीदेगा और दोनों के लोन को वो वसूल करेगा। लेकिन पारा बैड बैंक का ही एक रूप है जो कि एआरसी के रूप में ही काम करेगा, लेकिन वह केवल और केवल गवर्नमेंट बैंक यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ही एनपीओ वसूल करेगा। ठीक है, तो यही है आपका पारा, यानी एआरसी ही है, ये भी कंपनी एआरसी ही है, लेकिन एआरसी पब्लिक सेक्टर और निजी सेक्टर दोनों के, लेकिन पारा केवल गवर्नमेंट सेक्टर के बैंकों का लोन खरीदेगी और रिस्ट्रक्चर करेगी। अगला हमारा जो पॉइंट है वो ट्विन बैलेंस शीट है। होता क्या है कि जब मान लीजिए कोई औद्योगिक इकाई है, वो लगातार विस्तार करने के लिए बैंक से लगातार लोन ले रही है और मान लीजिए अचानक से मंदी आ जाए तो वो डिमांड क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। अब मंदी में डिमांड प्रभावित हो गई तो ऐसे में उस कंपनी का लाभ नीचे चला जाता है और कंपनी कहाँ चली जाती है, घाटे में चली जाती है। और इससे जो कंपनी है वो इस घाटे को कहाँ दिखाएगी, अपने बैलेंस शीट में। ठीक है, अब जब कंपनी घाटे में है तो कंपनी अपना लोन जो उसने बैंक से लिया था वो वापस करने में सक्षम नहीं है। अब कंपनी अपने तो घाटे में गई और बैंक का एनपीए बढ़ा गई, यानी इससे बैंक का भी बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हालांकि मैं 2-4 बार 5-6 बार बैलेंस शीट का नाम ले चुका हूँ, लेकिन मैंने बताया नहीं, तो समझिएगा कि बैलेंस शीट एक ऐसी खाने वाली सीट है जिस पे एक तरफ आपका आय लिखा रहता है, एक तरफ आपका व्यय लिखा रहता है और फिर आपका प्रॉफिट लिखा रहता है, बैलेंस शीट। ठीक है, तो अगर आपका आय ज़्यादा व्यय कम तो आप प्रॉफिट में होगे और आपका आय कम व्यय ज़्यादा तो आप लॉस में होगे। तो कंपनी का बैलेंस शीट खराब हुआ जिससे उस बैंक का भी बैलेंस शीट खराब हो गया। अब इससे क्या होगा कि दोनों की बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए इसे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। अब कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग यानी निगमीय ऋण का पुनर्गठन। जब कोई कंपनी लगातार वो घाटे में जा रही है तो बैंक, और चूँकि बैंक को भी पैसा चाहिए और कोशिश बैंक यही करती है कि बैंक अपना पैसा एनपीए में ना दिखाए, क्यों एनपीए में दिखाएगी तो उसे अपने पैसे में से, अपनी कमाई में से एक भाग रिजर्व करना पड़ेगा। इसलिए क्या करती है, कभी जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मंदी वगैरह की स्थिति आती है, तो बैंक और कंपनी बैठकर जो ऋण है जिसको वापस करने की जो शर्तें हैं, जो तिथियां हैं, उसको एक रिस्ट्रक्चर करती है। उससे क्या है कि 2001 में ये व्यवस्था लागू हुई। उससे क्या है कि कंपनी को भी ज़्यादा समय मिल जाता है और साथ ही साथ में बैंक को भी एनपीए दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर ऐसा कोई बड़ी कंपनी का ऋण का पुनर्गठन करना है तो बैंक को आरबीआई से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है और यह योजना तभी लागू होगी जब ऋण की कुल राशि ब्याज समेत कम से कम 500 करोड़ हो। ठीक है, और जब 500 करोड़ के
इस राशि को दो भागों में बांट दिया जाएगा। एक तो वह हिस्सा जो कि वहनीय है, ठीक है, और दूसरा वो हिस्सा जो अवहनीय है। वहनीय हिस्सा वह है जैसे कंपनी उस परियोजना से हो रहे नगद प्रवाह के माध्यम से ऋण की परिपक्वता की अवधि तक बैंक को वापस करने में सक्षम हो। यानी कि जो उस योजना से अभी पैसा आ रहा है, उस योजना से जो पैसा आ रहा है, उस पैसे से बैंक कितना पैसा दे सकती है, वह वहनीय हिस्सा कहलाता है। वहन का मतलब वहन करने योग्य, यानी बैंक के पास, जो कंपनी के पास में अभी जो पैसा आ रहा है, ऋण का कितना % हिस्सा, और जो उस नगद प्रवाह है जो कंपनी के पास आ रहा है अपने प्रोडक्ट बेचकर, अपनी सर्विसेज बेचकर, वह कितना % कंपनी दे सकती है। तो मिनिमम 30% तो आपको करना चाहिए। यानी 100 रुपये का अगर लोन है, जैसे अभी अपने ये देखा कि 500 करोड़ का लोन तो होना चाहिए, मान लीजिए 500 करोड़ का लोन है तो उसका 30% क्या करेगा कि वो वहनीय में डालो कम से कम, कि आप ये 30% लगातार अपना पैसा देते जाओगे तभी ये योजना लागू होगी। और यहाँ पर जो वहनीय में होगा, जो परिसंपत्ति वहनीय में होगा, उसके लिए अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी और वहनीय हिस्से को कंपनी पहले ही निर्धारित समय में वापस करेगी। और बदले में बैंक क्या करता है, बैंक करता है कि उस कंपनी का 50% तक हिस्सेदारी अपने नाम कर लेता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि 30% तो उसे वहनीय में अपना रखना होगा, वेरिएबल, यानी कि उसके पास जो पैसा आ रहा है तो कम से कम 30% तो उसका लगातार वो वापस करेगा, उस पर ब्याज देगा, वो करेगा। लेकिन और बकिया जो है वो बैंक अपने पास में उस कंपनी का अपने लोन के बराबर लगभग 50% या 70%, 80% तक अपने पास हिस्सेदारी रख लेगा। लेकिन बैंक 50% तक हिस्सेदारी ही रखता है। क्यों? क्योंकि बैंक को जो है कंपनी थोड़ी चलानी है, तो नॉर्मली 50% तक हिस्सा रखेगा। और वो इसलिए रखेगा कि आगे अगर ये कंपनी मेरा जो अवहनीय हिस्सा है वो वापस नहीं करेगी तो मैं इसी को बेच दूंगी और मुझे पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी ऐसे क्या होगा कि बैंक को भी प्रॉफिट होगा। अगर मान लीजिए शेयर बढ़ा, आगे मंदी ख़त्म हुई, शेयर के प्राइस बढ़े तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी शेयर बेच के अपना निकल जाएगी। ठीक है, और उधर जो है 30% बैंक जो है वो दे रहा है, यानी बैंक को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। यानी जो ऋण होगा वो बट जाएगा दो भागों में, जिसे कंपनी भी आसानी से उस ऋण को दे सकती है। ठीक है, ये रहा कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग, यानी जो लोन है उसको अलग तरीके से लिया जाना। ठीक है, अगला हम जो पॉइंट देखेंगे वो मिशन इंद्रधनुष 2.0। हालांकि मिशन इंद्रधनुष एक स्वास्थ्य परियोजना है और एक बैंकिंग सेक्टर में है। जो बैंक सेक्टर में मिशन इंद्रधनुष है उसे पीजे नायक कमेटी के सुझाव पर लागू किया गया। इसका उद्देश्य था कि बैंक जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उनके स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित किया जाए। इसमें मुख्य रूप से 7 प्रावधान है, इसलिए इसको मिशन इंद्रधनुष कहा गया। और इसका प्रावधान ए से लेके जी तक होता है, ABCD, ए से जी तक, जी 7वां वर्ड है, ए से शुरू होता है, जी तक होता है। अतः इसे A to G बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म भी कहते हैं। A to G बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म भी कहते हैं। अब एक देखते हैं कि ए फॉर क्या, अपॉइंटमेंट, यानी नियुक्ति ऐसी हो जो पारदर्शी हो और योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति हो। दूसरा, बैंक बोर्ड ब्यूरो, यानी बैंक को संचालित करने के लिए जो बोर्ड है वह भी एक विशेष स्ट्रक्चर में बने। ठीक है,
जो सी है वो कैपिटलाइजेशन है, यानी पूंजीकरण। बैंक अपनी परिसंपत्ति का ज़्यादा से ज़्यादा पूंजीकरण करे, क्योंकि बैंक क्या करता है, ये परिसंपत्ति, बैंक की संपत्ति वही होती है कि वह अपना लोगों से पैसा ले और उसे मार्केट में फ्लो करे, जिससे क्या होगा कि बैंक ब्याज के रूप में अपनी कमाई करेगा। तो बैंक अपनी जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा उसके पास में पैसा और आने की संभावना होती है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है तनाव कम करना। तनाव यानी बैंक क्या करे, अपना जो तनाव है, बैंक के पास में जो ऐसी परिसंपत्तियां हैं जो लगातार बैंक के ऊपर प्रेशर बनी हुई, ऐसे तनाव को कम करे। अगला है ई से एम्पावरमेंट, यानी सशक्तिकरण। बैंक लगातार सशक्त स्वयं भी हो और अलग अलग सेक्टर को, जैसे महिलाओं को, SC ST को सशक्तिकरण के लिए काम करे। और फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी हर ऋण के लिए कौन जवाबदार है ये तय करो। और G है गवर्नेंस रिफॉर्म, यानी प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार, तो बैंक क्या करे, अपने प्रशासन को इतना टफ न बना दे कि उससे लोन लेना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। ठीक है, और वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के नेतृत्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक करते हैं। आप नॉर्मल जानते हैं कि हर, जैसे SBI का अध्यक्ष हो गया, उसके बाद में जो यूनियन बैंक है उसका अध्यक्ष हो गया और उसका जो है प्रबंधन हो गया। और दोनों अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो होता है वो एक ही व्यक्ति होता है, दो व्यक्ति नहीं होता। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो की गई, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई, ये सभी लोग क्या करते हैं, एक बेशल मानक होता है, बेशल मानक को तय करने और उसे आगे बढ़ाने पे काम करते हैं। हालांकि बेशल मानक पीटी के लिए ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए पीटी पे मैं बेशल मानक से चर्चा नहीं करूँगा। और एक हमारे दो छोटे छोटे और वो है, एक तो वही है कि 5.25 स्कीम, यानी नहीं 5 संबंधे 25 स्कीम। इसका मतलब ये होता है कि भारत सामान्यतः बुनियादी सेक्टर में निर्माण के लिए क्या करता है, किसी परियोजना में 12 से 15 साल की परिपक्वता का लोन देता है। भारत में नॉर्मली बैंक देते हैं। और अगर क्या होता है, परंतु कभी कभी यह होता है कि परियोजना पूरा होने में ही समय लग जाता है। जैसे सड़क बन रही है और सड़क पता चला कि कोई दिक्कत हो गई लैंड एक्विजिशन में, सड़क निर्माण खिंच गया। अतः जब कंपनी के लिए उस परियोजना से नकद का प्रवाह प्रारंभ नहीं होता, तब तक कंपनी क्या करती है, ऋण वापसी करने के लिए समर्थ नहीं होती है। सिंपल सी बात है, बैंक से लोन लिया और लोन लेके तो बैंक जो है कंपनी ने अपने पास रख लिया, वह काम शुरू करना चाहती है, लेकिन अभी ऐसी स्थितियां बनी हैं, जैसे अभी लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ है, पॉलिटिकल प्रेशर है, अभी जो गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन ही नहीं कर पाई है, तो बैंक कहाँ जो है कंपनी काम कैसे करेगी। तो एक गैप हो जाता है, कंपनी उस ऋण की वापसी करने में समर्थ नहीं होती है। अतः पुनर्गठन की इस व्यवस्था के अंतर्गत ऋण की परिपक्वता अवधि को बढ़ाकर 25 वर्ष कर दिया जाता है। ठीक है, यानी जब तुम्हारे पास पैसा आने लगे तो फिर तुम लगातार मुझे वापस कर देना। ठीक है, इसके कारण किस्त की राशि स्वयं कम हो जाती है। क्या होगा कि जब जैसे आपको 100 रुपये हैं, अगर आपको 5 किस्त में देने हैं तो आपको 20-20 रुपये देने होंगे। लेकिन अगर आपको यही 100 रुपये 10 किस्तों में देना है तो आपको नॉर्मली 10-10 ही रुपये देने होंगे। तो 25 वर्ष हो गया तो उसकी EMI कम हो जाती है और कंपनी के पास में अब उसका पेमेंट करने में आसानी होगी। और साथ ही साथ अगर जो पेमेंट घटाया है, जो 25 साल हो गया कंपनी जो उसका EMI है वो लगातार कंपनी जमा कर रही है, तो अगर 5 साल तक EMI कंपनी सही से समय से जमा कर रही है, अभी 20 साल आगे बाकी है उसका EMI, लेकिन कंपनी अगर नया प्रोजेक्ट ले रही है तो उस प्रोजेक्ट के लिए भी
वह पैसा ले सकती है, यानी दूसरा सड़क बनाने के लिए भी बैंक से पैसा ले सकती है। और यह प्रक्रिया जो पिछली वाली लोन है, अब क्या होगा कि जब परियोजना शुरू हो जाएगी, जब कंपनी के पास में पैसा का फ्लो आने लगेगा, तो कंपनी क्या करेगी, जल्दी से जल्दी पिछला लोन चुकाएगी, तो अगला लोन तो चलता रहेगा, वो बैंक फिर से लोन, वो क्या कहते हैं, कंपनी फिर से लोन ले सकती है। यानी एक लोन लिया, अभी उसे चुका ही रहे थे, 5 ही किस्त चुकाया था कि तब तक नया लोन लेने के योग्य हो गए, नया लोन लेने के योग्य हो गए, तो दूसरा वो जो क्या कहते हैं परियोजना ले लिया। तो अब नया लोन लेके दूसरी सड़क बना रहे हैं, और दूसरी सड़क बना रहे हैं तो पहली सड़क तो पूरी थी, उससे पैसा आ रहा था, तो पहला लोन पूरा भर दिया, दूसरा भी चल ही रहा है कि तीसरा वो लेकर पैसा लेकर तीसरा परियोजना कर सकता है। और ऐसे जो होगा, ऐसे जो ऋण होगा जो 15 साल से 25 साल कर दिया गया, उसके लिए पूर्वोपाय रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी लगातार कुछ न कुछ पैसा दे रही है। ठीक है। और अगला जो हमारा पॉइंट है वो S4A है। ये भी ऋण के पुनर्गठन के उद्देश्य से 2016 में लाया गया। ठीक है। इसके अंतर्गत उन्हीं परियोजना के लिए ऋण प्राप्त किए जा सकते हैं जिनका पुनर्गठन किया गया है, जो परियोजना पूरी हो चुकी हैं एवं उनमें नगद प्रवाह शुरू हो चुका है। ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे S4A मतलब हमने रिस्ट्रक्चर तो कर दिया, लेकिन मान लीजिए फिर भी कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे एक काम करो, S4A प्रोग्राम के अंतर्गत तुम लोन लो और 5 साल तक लगातार मुझे पैसा देते रहो, मुझसे ही पैसा लो, मुझे ही वापस करने के लिए कंपनी कहती है, वो बैंक कहता है। इससे क्या होगा कि बैंक का पैसा बैंक में रहेगा, कंपनी का भी साख बना रहेगा, बैंक का NPA नहीं होगा, और तीसरी बात ये होगी कि जो है बैंक का ब्याज भी लगातार बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो हम आज इतना ही करते हैं, आगे हम देखते हैं, तो अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।